हाँ जी। तो कल हम लोग बात कर चुके थे मेनली सेक्शन नंबर 71 तक। ठीक है, 73 से लगा करके 76 का जो पोर्शन है वो है डिपॉजिट्स का, जो मैंने रिवीजन के नोट्स में डाला नहीं डाला है, क्योंकि वो चैप्टर अपने को पूरा ही रिवाइज करना पड़ेगा। उसमें इतनी सारी चीज़ें, रूल्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, तो उसमें शॉर्ट नोट्स जैसा कुछ है नहीं। तो फिलहाल मैं नोट से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं फिर यहाँ पे आज चालू कर रहा हूँ आपके लिए। पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, उसको फिर अलग से अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का क्या कंसेप्ट है देखना भाई, क्योंकि इन दिनों में इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक क्वेश्चन डिपॉजिट का, एक क्वेश्चन चार्जेस का फिक्स है कि एग्जाम के अंदर आ ही रहा है, तो अपने को करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेशन के ऊपर अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से चार्जेस का डेफिनेशन सबको ही पता है अब तो, कि कंपनी की प्रॉपर्टी या एसेट के ऊपर अगर किसी तरह का कोई चार्ज क्रिएट हुआ, यानी लोन लिया और उसके बदले में कंपनी ने अपनी एसेट मॉर्गेज कर दी, तो उसको अपन बोलते हैं सिंपली चार्ज। ये सबको पता है। ठीक है, चार्ज दो तरह के होते हैं भी, फिक्स और फ्लोटिंग। जल्दी से बता दो क्या होते हैं। अगर कंपनी की फिक्स एसेट के ऊपर अगर कोई चार्ज है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसको अपन बोलते हैं फिक्स चार्ज। जैसे एक्सेल कॉमर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड अगर बैंक से 50 करोड़ का लोन ले रही है और अपनी इस बिल्डिंग को बैंक के पास पे मॉर्गेज करती है, तो ये फिक्स इसी बिल्डिंग के ऊपर है, इसलिए अपन इसको कहते हैं फिक्स चार्ज। लोन को अगर नहीं चुका पाए तो इसी बिल्डिंग को, हमारी 4 बिल्डिंग और है, क्या चारों बिल्डिंग को टेक ओवर करेंगे? क्या वो खाली इस बिल्डिंग को टेक ओवर करेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है फिक्स चार्ज। फिर हमने कहा सर फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? तो अकाउंट्स में हमने पढ़ा ऑन द ऑल दी एसेट्स ऑफ द कंपनी, फिर वो चाहे करंट एसेट हो चाहे फिक्स्ड हो, सब पे है। हाँ, ये जरूर है कि अगर फिक्स एसेट पे फिक्स चार्ज भी और फ्लोटिंग चार्ज भी है, तो पहली प्रायोरिटी हमेशा फिक्स वाले को मिलेगी, उससे कुछ बच गया तो फ्लोटिंग वालों को पेमेंट होगा। और ये आप लोग अकाउंट्स के अंदर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में भी करते हो। सबसे पहला पैसा सिक्योर्ड वालों को मिलता है जो फिक्स चार्ज वाले होते हैं, फिर अपन लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस और उसका रेम्यूनरेशन पे करते हैं, फिर अपन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, फिर उसके बाद नंबर लगता है डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, फिर जाकर के अनसिक्योर्ड और बाकियों का नंबर लगता है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, तो फ्लोटिंग चार्ज कंपनी की सारी एसेट पर होता है। फिर एक छोटा सा वर्ड आता है क्रिस्टलाइजेशन। जिस एसेट पे आपका फ्लोटिंग चार्ज है, आपने डिमांड कर लिया कि वो चार्ज क्या कर दिया जाए, फिक्स। तो मैंने तब भी आपसे एक चीज पूछी थी कि क्या इसका मतलब ये है क्या कि अब तक हमारा चार्ज स्टॉक पे था, उसकी जगह पे मशीन पे दे दो, या जिस स्टॉक पे हमारा चार्ज फ्लोटिंग था उसी को फिक्स कर दो, कि अब वो एसेट कंपनी उस क्रेडिटर की परमिशन के बिना बेच नहीं सकेगा। उसको अपन कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और ये क्यों होता है? जब कंपनी बिजनेस करना डिसकंटिन्यू कर दे, जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, या जब कंपनी के लिए रिसीवर का अपॉइंट हो गया, मतलब कंपनी बंद होने जा रही है, या जब कंपनी ने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट का पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट कर दिया जो चार्ज होल्डर था उसको, तो ये तरीका वो इस्तेमाल कर सकता है। अपने को ध्यान में रखना है। खत्म हो गया। बढ़िया क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का, सेक्शन 77। टाइमिंग ध्यान रखेंगे। पहले तो चार्ज कहां क्रिएट होगा, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। प्रॉपर्टी या एसेट चाहे कहीं पर भी सिचुएटेड हो, इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, उस पर चार्ज होगा। तो यहां पे अपने को उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे कंपनी है इंडिया की, चार्ज भी इंडिया में क्रिएट हुआ है, एसेट भी यहां की है, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। एसेट इंडिया के बाहर की है, चार्ज यहां किया है, तो भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। बराबर, एसेट भी बाहर की है, चार्ज भी बाहर की बैंक से लोन लिया, लेकिन चूंकि कंपनी इंडिया की है, तो आपको हर हाल में इंडिया में आरओसी के पास उसका रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ेगा। टाइमिंग देख लो, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन, कंपल्सरी सिचुएशन है। 30 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कंपल्सरी। बराबर, आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम का एक्सटेंशन मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? एक डेट दे रखी है अपने को। अगर कोई भी चार्ज क्रिएट हुआ है 2 नवंबर 2018 से पहले का, तो क्या रूल है? 300 दिन का टाइमिंग अपने को क्रिएशन से मिल जाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं इस पे क्वेश्चन बनेगा, अब जो बनेगा वो इस पोर्शन पे ही बनने वाला है मेनली। और फिर भी अपन चूंकि कोर्स में है इसलिए पढ़ लेते हैं। क्रिएशन से 300 दिन, प्रैक्टिकली 270 दिन ही मिल रहे हैं। क्या कहते हो?
30 दिन तो क्रिएशन से चले गए, तो अब तो 270 दिन ही एक्स्ट्रा मिले। और अगर इस टाइम में भी आपने नहीं किया तो 2 नवंबर 2018 से फिर आपको 6 महीने का टाइम आगे और मिल जाएगा, आप चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। लेकिन अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, 2023 में अपन बैठे हैं, तो प्रैक्टिकली अब रजिस्ट्रेशन 300 दिन भी कब के निकल गए, 6 महीना भी कब का निकल गया। तो अब जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि 30 दिन में आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं तो 60 दिन क्रिएशन से आप एडिशनल फीस देके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो 60 दिन का मतलब प्रैक्टिकली 30 दिन ही हो रहे हैं। फर्स्ट 30 डेज उसमें नहीं करवा सकते हो तो नेक्स्ट 30 डेज, लेकिन उसके लिए अपने को एडिशनल फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर इस टाइम में भी नहीं किया तो फर्दर 60 दिन आपको और मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एडवलरम फीस जो है वो अपने को देनी पड़ेगी। 2 चीजें ध्यान रखना, एडिशनल फीस लगती है सेकंड वाले 30 डेज के लिए, और एडवलरम फीस अगर बोल दे तो 30 + 30 के बाद वाला जो 60 दिन है उसके लिए लगती है। एमसीक्यू बन जाएगा इसके ऊपर, ध्यान रखना। एडिशनल फीस का पॉइंट इन दिनों के साथ में है 30 + 30 वाले में, ठीक है। जबकि 30 + 30 हो गया और 60 चाहिए, फाइनल वाले 60 विद आरओसी परमिशन, तो वहां पे ड्यूटी लगेगी आपकी एडवरम वाली। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये भी एक तरह का एडिशनल फीस है, लेकिन इसको अलग से नाम दे दिया गया कि भाई टैक्स के ऊपर भी एक तरह से टैक्स लगा करके आपसे ले रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू पूछ लेंगे आपसे कि भाई इस कंडीशन में कौन सा ड्यूटी लगता है, वो अपने को नाम ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रार अगर चाहे तो रजिस्ट्रेशन अलाउ कर सकता है, सिंपल सी बात होगी। इसके बाद भी ये अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, ये प्रोविजन कहां नहीं लगते भाई, जो मैं आपको चार्ज के रजिस्ट्रेशन के पढ़ा रहा हूं। शैल नॉट अप्लाई टू एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड और मॉडिफाई बाय ए बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी पे अगर चार्ज हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो ये रूल्स फॉलो नहीं होते। क्यों? और साथ में वेयर एनी लोन और एडवांस हैज बीन मेड अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ आरबीआई, या आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट में अगर बैंकिंग कंपनीज ने कोई भी लोन दिया है तो हमारा चार्ज वाला चैप्टर उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इसका कनेक्शन है सेक्शन 1 से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन बैंकिंग पे लगेंगे। लेकिन जहां उनका एक्ट का कोई प्रोविजन लग रहा है तो फिर हमारा वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, तब पढ़ के आए हो आप, तो सेम बात हो गई। चलिए, अब रजिस्ट्रार जब रजिस्ट्रेशन कर देगा तो बट ऑब्वियस है क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा 2 लोगों को, एक तो कंपनी को, दूसरा पर्सन जिसके फेवर में चार्ज है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज होल्डर, उसको भी एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा, जो एक तरह से कंपनी का लेंडर हो गया, जिसने कंपनी को लोन पे पैसा दिया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, चार्ज हो जाएगा वॉइड। ये जो क्रेडिटर होशियार अब तक अपने आप को सिक्योर समझ रहे थे, बेचारे सारे के सहारे हो जाएंगे बेसहारे, मतलब अनसिक्योर्ड हो जाएंगे, एसेट का सहारा खत्म। लेकिन डेप्ट फिर भी वैलिड रहेगा। ये गलती मत कर देना कि डेप्ट भी वॉइड है, डेप्ट कभी वॉइड नहीं होता है। पैसा लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा। हाँ, फर्क ये होगा कि अब ये सिक्योर्ड की जगह हो जाएंगे अनसिक्योर्ड, ही अपने को ध्यान में रखना चाहिए। फेलियर टू रजिस्टर चार्ज शेल नॉट एब्सॉल्व अ कंपनी फ्रॉम लायबिलिटी। मैं बोल ही चुका हूं आपको, लायबिलिटी से फ्री नहीं होती है कंपनी, चुकाना पड़ेगा। अच्छा, द चार्ज होल्डर लॉसेस प्रायोरिटी, सिक्योर्ड से अनसिक्योर्ड में चला गया बेचारा, इवन आफ्टर सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन दे गॉट सेकेंड प्रायोरिटी। क्या कहते हो, एक ही एसेट पे एक लोन लिया, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसी एसेट पे दूसरा लोन और ले लिया, उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया, फिर फर्स्ट वाले का भी करवा दिया, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सेकंड वाले को मिलेगी। जिसका रजिस्ट्रेशन पहले उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तुम लोग अकाउंट्स के अंदर वो फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज भी पढ़ते हो, तो फर्स्ट चार्ज वाले को पहले प्रायोरिटी है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो 77 में रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेवारी किसकी थी भाई, कंपनी की जिम्मेवारी थी कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाए। बाई चांस कंपनी नहीं करवाती है तो चार्ज होल्डर की भी ड्यूटी बनती है कि खुद को सिक्योर अनसिक्योर से बचाना है, तो खुद ही रजिस्ट्रेशन करवा दे। इफ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, तो चार्ज होल्डर खुद ही अप्लाई कर सकता है आरओसी को। आरओसी ऐसे में क्या करेगा, कंपनी को नोटिस देगा कि भाई चार्ज होल्डर की तरफ से एप्लीकेशन आ गई है। कंपनी में आइदर, अब कंपनी को जैसे लेटर मिलेगा, कंपनी को या तो शर्म आएगी, अरे यार हमने नहीं करा है, वो बेचारा पहुंच गया, तो कंपनी खुद ही उसको रजिस्टर कर देगा,
या फिर एक रीजन बता देगा कि हमने रजिस्ट्रेशन इसका अब तक क्यों नहीं कराया। बाई चांस कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो द रजिस्ट्रार में अलाउ रजिस्ट्रेशन विद इन 14 डेज आफ्टर गिविंग नोटिस टू द कंपनी। 14 दिन का उनको टाइम दे दिया, अगर उनका जवाब नहीं आया तो उसके बाद हम खुद ही उसका रजिस्ट्रेशन आरओसी कर देगा। और जो खर्चा लगेगा एक बार फीस या एडिशनल फीस चार्ज होल्डर दे देगा और कंपनी से रीएम्बर्स करवा लेगा। ये सब लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 78 में। 79 क्या कहता है देखना, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। Property where charge is already registered, it is sold with the permission of the holder of charge. It shall be duty of the company acquiring it to get the charge registered. क्या मतलब हुआ? जो एसेट चार्ज पर थी उस एसेट को कंपनी ने बेच दिया, तो जिसने भी एक्वायर किया रहेगा उसको फिर इसका क्या करना चाहिए? रजिस्ट्रेशन। तो वो तो खरीद रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए? लोन भी ट्रांसफर हुआ है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? जैसे मेरे पास में एक मकान है, मान लो मैंने बैंक से उस मकान पे लोन ले रखा है, एक आदमी मुझसे मकान खरीद लेता है, ठीक है, तो वो लोन भी कहता है कि भाई लोन का आपका पैसा मैं चुका दूंगा, वो लोन मुझे ट्रांसफर कर दो, प्लस ऊपर आपका जितना बनता है डिफरेंस अमाउंट जो है वो आप ले लो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तुझे मकान 40 लाख में बेच रहा हूं, 20 लाख का भी लोन इस पे बाकी है, मुझे 20 लाख दे दे, 20 लाख तू बैंक को चुकाता रहना, लोन ट्रांसफर। तो ऐसे ही कंपनी भी एसेट के अंदर कर सकती है। तो अब जो एक्वायरिंग कंपनी है उसका भी तो लोन बाकी है अभी, तो वो उसका रजिस्ट्रेशन करवा ले, उसकी ड्यूटी बनेगी, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर। आगे क्या बोला है इसका बी पार्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। बढ़िया पॉइंट है। Whenever any charge register under 77 is modify, कैसे होगा मॉडिफाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइमिंग वाइमिंग में कुछ भी चेंज करते हो, ड्यूटी बनती है कंपनी की कि आरओसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे और इसका रजिस्ट्रेशन करवाए, और रजिस्ट्रार उसके लिए सर्टिफिकेट भी इशू करेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। खत्म। सेक्शन नंबर 80 क्या कहता है? बहुत सिंपल है ये तो। अगर कोई भी पर्सन एक ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है जो पहले से चार्ज पर है और रजिस्टर्ड है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसको चार्ज के बारे में पहले से पता है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक्सेल कॉमर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की मान लेते हैं बिल्डिंग कहीं चार्ज पे है, ठीक है। अब एक कोई बंदा आया, उसको हमने बिल्डिंग बेच दी, उसने खरीद ली, उसको ध्यान ही नहीं दिया कि एसेट चार्ज के ऊपर है। तो बैंक वाले जो लोन वाले हैं वो तो मान लो हमने लोन नहीं चुकाया, तो वो बिल्डिंग का पोजीशन लेने आएंगे। अब वो बंदा कह रहा है नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि बिल्डिंग चार्ज के ऊपर है, तो लॉ क्या मान के चलता है? जिस दिन हमने, हाँ अनरजिस्टर्ड होती तो बात अलग है, लेकिन रजिस्टर्ड है मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यू कैन चेक इट। अगर नहीं किया तो एक्वायर करने वाले की गलती है। जिस दिन आपने रजिस्टर्ड हमने कराया, हम मान के चलेंगे पूरी दुनिया को पता है कि हमारी एसेट जो है वो चार्ज पर है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आता है भाई सेक्शन 81। अब इसीलिए क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, जैसे अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, सुनना, अब मुझे अगर डाउट है कि यार ये प्रॉपर्टी के मॉर्गेज वॉर्गेज पे तो नहीं है, तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में पता कर लो। फिर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी जो उस बंदे ने ऑलरेडी एसबीआई से लोन करवा रखी थी, तो मुझे भरोसा हो गया कि इस एसेट के पेपर क्लियर है। क्यों भरोसा हो गया? क्योंकि एसबीआई ने जब भी लोन दिया होगा तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसकी छानबीन कर ली होगी, तो मुझे इस बात का भरोसा हो गया कि हाँ भाई बैंक ने तेरे को इस एसेट पे लोन दिया है, इसका मतलब ये एसेट तेरी क्लियर एसेट है भाई। तो ऐसे अपने को कई बार मार्केट में पता लग जाता है। 81 आपके लिए एप्लीकेबल है नहीं। 82 पे आते हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। इस वर्ड का मतलब समझा दीजिए। लोन का पेमेंट हो गया रहेगा, या अगर लोन का पेमेंट नहीं हुआ रहेगा तो सामने वाले ने वो एसेट जो है वो अपने पोजीशन में ले ली होगी। कुल मिला के कुछ ना कुछ तो लोन का सेटलमेंट या चार्ज का फ्री होना, कुछ ना कुछ तो वही होगा। देखते हैं, 3 वर्ड हैं इसके अंदर, रजिस्ट्रेशन, सॉरी क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन। चार्ज का क्रिएट होना, चार्ज का मॉडिफाई होना, और ये है चार्ज का सेटिस्फाई होना। देखो, whenever any charge is satisfied in full, the company shall be given an intimation to the ROC within 30 days from the date of such payment or satisfaction। बराबर सही है। जब भी आप चार्ज को फुल सेटिस्फाई कर देते हो, कंपनी क्या करेगी? आरओसी को 30 दिन में उसका इंफॉर्मेशन पहुंचा देगी।
300 दिन हो सकता है आईएफएससी पब्लिक कंपनी में, और प्राइवेट कंपनी में अगर आप एडिशनल फीस देकर के और कंसर्न ले लेते हो आरओसी की, तो आरओसी में ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी और द चार्ज होल्डर allow such intimation of payment or satisfaction to be made within a period of 300 days on payment of additional fees. आईएफएससी वालों को तो पहले से 300 दिन दे दिए, बाकी कंपनीज को पहले दिए 30 दिन, हर चीज के लिए 30 दिन ही था। यहां पे भी अगर आप एडिशनल फीस देते हो तो ये सेटिस्फैक्शन का रजिस्ट्रेशन भी आप 300 दिन में करवा सकते हो, ये अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ही कंपनी इंटीमेट करेगी आरओसी को कि भाई हमने लोन पेमेंट कर दिया या हमारा सेटलमेंट हो गया, आरओसी क्या करेगा, 14 डेज का एक नोटिस भेजेगा होल्डर को कि भाई होल्डर कंफर्म कर दे कि हाँ भाई सच में पेमेंट हो गया, कंपनी झूठ तो नहीं बोल रही है। अच्छा, इसलिए आजकल कंपनी एक और काम करती है, पहले ही चार्ज होल्डर से ले लेती है एनओसी टाइप, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या सेटलमेंट का एक लेटर कि हाँ भाई आपको आपका लोन मिल गया है, एसेट सेटल हो गया है, पहले ही भेज देती है। ही शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जब आरओसी सेटिस्फाई है तो सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट इशू कर देगा, चलो लोन फ्री, कहानी खत्म। डॉक्यूमेंट रेटेड विद चार्ज शैल बी प्रिजर्व एमसीक्यू 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब ये पूरा काम खत्म हो जाए, बेसिकली अपने को क्या लगता है कि यार चार्ज तो सेटिस्फाई हो गया, मतलब लोन का पैसा चुका दिया, एसेट फ्री हो गई, अब वो पेपर फाड़ के फेंको ना, उसको खत्म करो। लॉ कहता है ऐसा नहीं करना है, इससे रिलेटेड जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको सेटिस्फेक्शन से भी 8 साल तक संभाल करके रखना है। कल को कोई पंगा वंगा स्टार्ट हो जाए तो अपने पास प्रूफ रहेगा, अपने को ध्यान रखना है। खत्म हो गया नंबर। नेक्स्ट, ये सेक्शन कोर्स में था क्या, चेक करो तो 83 वाला है, 83 वाला है। अच्छा, वो रजिस्टर वाला नहीं है, हाँ रजिस्टर वाला नहीं है, ये तो है, रजिस्टर मेंटेन करने वाला नहीं है, ये वाला तो है, मैंने लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। चलिए, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज। अब ये रजिस्ट्रार क्यों एंट्री कर रहा है भाई, इसी चीज की है क्या, सेटिस्फेक्शन की। कंपनी में फेल टू सेंड इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज टू आरओसी, बढ़िया चीज। कंपनी ने इंटीमेशन नहीं दिया तो भाई आरओसी को पता कैसे चला, चार्ज होल्डर ने बता दिया, वही एसेट वापस कोई रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच गई, सेलिंग के लिए पहुंच गई, कुछ भी हो, इससे उनको पता लग गया इसका पेमेंट हो गया है। आरओसी में ऑन रिसिप्ट ऑफ सेटिस्फैक्टरी एविडेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रजिस्टर करेगा एक मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन, रजिस्टर में एंट्री करेगा और अफेक्टेड पार्टीज को 30 दिन के अंदर वो बता देगा, एंट्री करने के 30 दिन में अफेक्टेड पार्टीज को बता देगा। उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो रेस कर देंगे तो रजिस्टर में चेंज करेंगे, नहीं तो सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये सेक्शन नंबर 83 आरओसी खुद ही कर देता है। खत्म, बराबर। आगे बढ़ जाऊं, 84 ये क्या कहता है भाई, इसमें 30 दिन का एक पॉइंट दिया हुआ है। जब भी कोई पर्सन अपॉइंटेड होता है एज रिसीवर टू मैनेज द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, कंपनी लोन का पैसा नहीं चुका पाई तो जो भी चार्ज होल्डर था वो कोर्ट के पास गया और बोला सर मुझे इस एसेट को बेच करके पैसा दिलवाओ या पोजीशन दिलवाओ, जो भी करो। तो कोर्ट ने क्या किया कि रिसीवर अपॉइंट कर दिया कि भाई ये पर्सन रिसीवर होगा, इसका काम है एसेट को मैनेज करना, बेचना, जो करना है और आपका पेमेंट करना। तो ही शैल गिव नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट टू द कंपनी एंड आरओसी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट। ये आदमी क्या करेगा, ये कंपनी को और आरओसी को अपॉइंट होने के 30 दिन के अंदर नोटिस देगा कि मुझे अपॉइंट कर दिया गया है एज अ रिसीवर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर, अच्छा रिसीवर तुम पढ़ते हो ना, लिक्विडेटर टाइप का बंदा। ठीक है, ऑन सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट, इसका मतलब क्या, जब उसका काम खत्म हो जाएगा, उसका अपॉइंटमेंट खत्म, सीज हो गया, उसने अपना काम पूरा कर दिया, तब भी ये आदमी कंपनी और आरओसी को नोटिस दे देगा कि मैं अब जा रहा हूं, टाटा बाय बाय। उसकी एंट्री हो जाएगी, आरओसी नोट कर लेगा, आरओसी रजिस्टर में अपॉइंटमेंट की डेट भी नोट कर लेता है, जाने की डेट भी नोट कर लेता है। अपने को ध्यान रखना है, छोटा सा सेक्शन है, खत्म। 85 है नहीं, पेनल्टीज के लिए मैंने लिख दिया है, बुक को रेफर करना क्योंकि पेनल्टीज का सेक्शन आप ही पढ़ेंगे। 87 आखिरी सेक्शन इस चैप्टर का भी थोड़ा सा टेढ़ा है, क्या है देखते हैं इसका। उसमें क्वेश्चन भी देखना, तुम क्वेश्चन बैंक में ऐसा क्वेश्चन ही बड़ा भयानक है ना। यहां से पहले सेक्शन पढ़ देता हूं, कर लेना आज इसका क्वेश्चन। पहले मैं सेक्शन पढ़ता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव ऑर्डर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ डिफॉल्ट। समझना भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे
चार्ज का जो रजिस्टर है उसको रेक्टिफाई करने का ऑर्डर दे रही है। अब प्रैक्टिकल दिक्कत क्या है, रजिस्टर ऑफ चार्ज तो कोर्स से हटा दिया फिलहाल इन्होंने, वो तो कोर्स में दिया नहीं है, लेकिन उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या क्या चीजें हैं वो जरूर अभी कोर्स में रखी हुई हैं। तो देखते हैं क्या है, गलती क्या हुई होगी। ओमिशन इन गिविंग इंटीमेशन टू आरओसी अबाउट पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब वो जो टाइम था ना अपना 30 दिन 300 दिन वगैरह का, उसमें इन्होंने पेमेंट या सेटिस्फैक्शन की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को नहीं दी। या when there was omission or misstatement of any particular in any filing related with section 82 83, 82 में क्या बताया था, सेटिस्फैक्शन वाला, और 83 में वो जो खुद ही एंट्री कर रहा था, उसमें अगर कोई भी गलत एंट्री हो गई, सिंपल है, ये सेक्शन कनेक्ट कर रहा है सेटिस्फैक्शन से। सेटिस्फैक्शन हुआ, टाइमली इंटीमेशन आरओसी को नहीं मिला, या 82 83 में जो रजिस्टर में एंट्री हुई होगी उसमें कुछ ना कुछ गलती हो गई, कोई मैटर लिखने से चूक गए या मिस स्टेटमेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा उस ओमिशन को ठीक करने का। यही है सेक्शन में, और क्या है। हाँ, टाइमिंग वाइमिंग कुछ दे रखा है। बिफोर गिविंग ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, किस बात के लिए कि यार ये जो डिफॉल्ट थी ये एक्सीडेंटल थी, गलती से मिस्टेक हो गई, जानबूझ करके नहीं करिए, बिकॉज ऑफ सम सफिशिएंट कॉज, कुछ रीजन इनके पास में रहे थे, डिड नॉट प्रीजुडाइज द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर और शेयर होल्डर, और ऐसा रेक्टिफिकेशन करने से शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स के राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो ऐसा ऑर्डर कर देगा। अच्छा, इस ऑर्डर को करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला किसने होगा, अप्लाई किसने किया होगा, एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर CHG8 shall be filed by the company or any other interested person। फिर ये ऑर्डर करेगा, क्या ऑर्डर करेगा, रेक्टिफाई करना ओमिशन को या मिसस्टेटमेंट को, और चाहे तो सेटिस्फैक्शन का टाइमिंग 300 दिन से आगे भी, 300 दिन तो वहां पढ़ ही लिया था, उससे आगे बढ़ा सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सेक्शन को पूरा ऐसे पढ़ो। 87 में दिक्कत क्या हुई है ये बताओ। जो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हुआ, या तो उसकी एंट्री करने में ओमिशन रह गया, कंपनी जो है वो आरओसी को इंटीमेट नहीं कर पाई, या आरओसी ने इंटीमेट किया, या कहने से जो इंटीमेट किया उसके अंदर कुछ फॉल्ट रह गई है, कोई मिस स्टेटमेंट रह गया, कुछ गलती रह गई, ठीक है, रह गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया कौन, कंपनी या इंटरेस्टेड पर्सन चला गया, उसने जाकर के रिक्वेस्ट किया कि सर हमसे गलती हो गई है, अब आप करो कुछ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा अगर कि हाँ भाई ये इंटेंशनल नहीं था, एक्सीडेंटल था, गलती होने के रीजंस थे, और इससे अगर हम गलती को ठीक करने का ऑर्डर देते हैं तो क्रेडिटर और शेयर होल्डर के राइट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, सब कुछ ठीक है, छोटी ठीक है, इंसानी भूल है, तो वो ऑर्डर कर देगा। किस बात का ऑर्डर करेगा, एक तो गलती को ठीक करने का, और बाई चांस वो इंटीमेशन ही नहीं किया था और अब तो 300 दिन भी निकल चुके हैं, तो फिर उस टाइमिंग को वो एक्सटेंड भी यहां पे कर सकता है। ये अपने को सेक्शन नंबर 87 में ध्यान में रखना चाहिए। खत्म हो गया, बराबर। वो भयानक क्वेश्चन मिला गया इसके अंदर, कौन सा वाला क्वेश्चन है, 7, देख लें उस क्वेश्चन को भी साथ में। चलो क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, मैं इसमें क्वेश्चन है मेरे पास में भी पड़े हुए, तो अपन निकाल ही लेते हैं इसको भी थोड़ा। मुझे ध्यान में है कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा भयानक वाला है। किधर है रे भाई, हाँ रुको, मेरे पेज नंबर इसमें 61 पे है, उम्मीद है पहुंच जाऊंगा मैं। इसमें क्या डायरेक्ट ऊपर नहीं होता है, ये डिविडेंड तक पहुंचे अभी तो अपन, और बाप रे 74 पे पहुंचे अभी तो, आ जा रहे भाई 61, चलो नजदीक पहुंच चुके हैं, यही कहीं होगा, यही वाला है 7th वाला। ओके बैंक, एबीसी लिमिटेड क्रिएटेड ए चार्ज इन फेवर ऑफ ओके बैंक, यही है, इतना सही क्या क्वेश्चन, छोटा सा ही है तो। 87 का इससे ऊपर वाला भी है क्या, एक दो कोई भयानक क्वेश्चन है इसके ऊपर, ये मुझे ध्यान है, एकदम देखते ही समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन है क्या, तो एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर भी है क्या, ऐसा कुछ भी है क्या। चलो अपन दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं। एक तो मैं ये देख रहा हूं भाई 6th का जो सेकंड पार्ट दे रखा है,
रंजीत एक्वायर ए प्रॉपर्टी फ्रॉम एबीसी लिमिटेड वॉज मॉर्गेज टू ओके बैंक। समझ रहे हो, रंजीत ने एबीसी बैंक से एक एसेट ली है जो ओके बैंक के पास में मॉर्गेज पड़ी है। ही सेटल द ड्यूज टू ओके बैंक इन फुल एंड सेम वॉज रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार हु हैज नोटेड दैट द मॉर्गेज हैज बीन सेटल्ड। ठीक है ना, आपने एक एसेट खरीदी जो बैंक के पास मॉर्गेज पड़ी थी, तो इसने बैंक के ड्यूज चुका दिए। जो भी मैंने आपको कहा, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं जो बैंक के पास मॉर्गेज है, जिसने खरीदी उसने बैंक के ड्यूज चुका के फ्री कर दिया, एंट्री भी हो गई सब। बट नीदर द कंपनी नॉर ओके बैंक, कंपनी और चार्ज होल्डर दोनों में से किसी ने भी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की इंफॉर्मेशन आरओसी को नहीं दी। ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई, कैन मिस्टर रंजीत अप्रोच द रजिस्ट्रार एंड सीक एनी रिलीफ इन दिस रिगार्ड। क्या प्रॉपर्टी एक्वायर करने वाला बंदा रजिस्ट्रार के पास जा सकता है क्या कि सर इन्होंने तो कराया नहीं है, मैं ही करवा देता हूं, डिस्कस दिस मैटर इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो यहां आंसर लगाया इन्होंने 83 कौन सा था, सेटिस्फेक्शन वाला। तो इस बार ना कंपनी जा रही है ना चार्ज होल्डर जा रहा है, जा कौन रहा है, कंपनी है एबीसी, चार्ज होल्डर है ओके बैंक, और चार्ज होल्डर ओके बैंक का लोन वोन किसने चुकाया, रंजीत ने। क्यों चुकाया, क्योंकि इसने एसेट खरीदी है। तो क्या ये भी जा सकता है क्या, कुछ कर सकता है क्या बेचारा, इंटरेस्टेड पर्सन है तो कोई भी जाए ना, अपने को क्या दिक्कत हो रहा है। तो इसमें आपको सेक्शन 83 को पूरा समझा देना है। अच्छा, इसमें वो भी समझा देना है कि रजिस्ट्रार के पास प्रूफ आ गया कि सेटिस्फेक्शन हो चुका है, तो वो सेटिस्फेक्शन वाली एंट्री कर गया। अपने पढ़ा था ना, फिर रजिस्ट्रार को कैसे पता लगेगा कि सेटिस्फेक्शन हो गया, इसे रंजीत से पता लगा कि हाँ भाई पेमेंट हो गया है, अब इसकी एंट्री कर देनी चाहिए। वो पूरा सेक्शन अपने को लिखना है। हाँ, कौन नहीं दे तो, अच्छा अगर कोई भी नोटिस नहीं देता आगे जाके दिक्कत आएगी, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके तुमको टाइम एक्सटेंड करवाना पड़ेगा सेटिस्फेक्शन का। जब भी आगे बेचोगे या रजिस्ट्रार के बुक्स में एंट्री बोलेगी तो उस वक्त दिक्कत आएगी। बस एबीसी लिमिटेड, ये भी क्या सेम ही है क्या, कुछ चेंज है। एबीसी लिमिटेड क्रिएटेड चार्ज इन फेवर ऑफ ओके बैंक, वैसा ही क्वेश्चन देखने में। चार्ज वॉज ड्यूली रजिस्टर्ड, लेटर द बैंक ने क्या किया, एनहांस द फैसिलिटी बाय अनदर 20 करोड़, मतलब 20 करोड़ का लोन उसी एसेट के ऊपर और दे दिया गया लगता है। ड्यू टू इन एडवर्टेंस दिस मॉडिफिकेशन इन द ओरिजिनल चार्ज वॉज नॉट रजिस्टर्ड, लेकिन इस मॉडिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। एडवाइज द कंपनी एज टू द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी परस्यूड इन दिस रिगार्ड। अब इतना क्वेश्चन देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में कौन सा सेक्शन आता है, ईमानदारी से बताना। 100% मॉडिफिकेशन ही आएगा। कौन सा सेक्शन है मॉडिफिकेशन का, 70। 100% वही दिमाग में आना चाहिए, पर अब आईसीआई महान है, इसलिए मैंने कहा ना एक वो बहुत अजीब क्वेश्चन है। इन्होंने पूरा आंसर दे दिया है 87 पे। अब ये क्यों दिया भगवान मालिक है, क्योंकि टाइमिंग का भी कुछ लोचा नहीं दिया है। एक तो होता है कि भाई 30 दिन में नहीं करवा पाए मॉडिफिकेशन, तो आगे बताओ क्या करना है। तो 100% मेरे अकॉर्डिंग भी इसका आंसर सेटिस्फेक्शन से जाना चाहिए। वहां क्या करना, आंसर सेटिस्फेक्शन से देना, नीचे नोट के अंदर ये वाला सॉरी मॉडिफिकेशन देना, और नीचे कहीं पर ये 87 का जो रेफरेंस है वो लगा देना भाई। अब ये क्योंकि आईसीए ने इसका आंसर ये दिया है, फिर होगा क्या कि अपना आंसर रॉन्ग होगा, फिर बाई चांस अपन कॉपी मंगवाएंगे, फिर आंसर चेक करेंगे, मिक्स करेंगे, अरे यार काट दिया आंसर अपना। यहाँ थोड़ा सा मामला भयानक है इसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी 100% है कि इसका आंसर सेटिस्फेक्शन सॉरी मॉडिफिकेशन से जाना चाहिए था, ध्यान रखेंगे। चलिए भाई आता हूं वापस रिवीजन नोट्स के ऊपर। अब आता है एक चैप्टर अपना मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नंबर 1, सेक्शन नंबर 88 से 95। बहुत रेयर चांसेस होते हैं इसमें से क्वेश्चन आने के। हाँ, एमसीक्यू टाइप इसमें बहुत है, डेज का कुछ कनेक्शन इसमें है, टाइमिंग का है, और रजिस्टर मेंटेन कहाँ होता है, कितने शेयर होल्डर कहाँ रहते हो तो होता है, उस सब के ऊपर इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो देखें सेक्शन 88 कहता है रजिस्टर्स मेंबर्स के, शेयर होल्डर्स के, डिबेंचर होल्डर्स के कहां पे मेंटेन रहेंगे, उससे रिलेटेड आपका प्रोविजन है। आइए चेक करते हैं क्या बोला है। हाँ जी,
एंट्रीज इन द रजिस्टर शैल बी मेंटेन विद इन 7 days आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ ट्रांसफर और सिक्योरिटीज। पहला इंपॉर्टेंट रूल, जल्दी से बताओ क्या हो गया? 7 दिन। जब भी किसी को शेयर अलॉट कर रहे हो या शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, वहां से 7 दिन में इस रजिस्टर के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। आपको सबको मेरे ख्याल से पता होगा कि कंपनी एक रजिस्टर और मेंबर या सिक्योरिटी होल्डर मेंटेन करती है तो उसमें एंट्री भी करेंगी। तो अगर किसी को नए शेयर अलॉट हुए हैं, किसी ने अपने पुराने शेयर किसी को ट्रांसफर किए, तो वो होने के 7 दिन के अंदर इसके अंदर एंट्री आनी चाहिए। सेकेंड पार्ट कहता है The register shall be maintained at the registered office of the company, rule number 1. अगला पॉइंट जो देख रहे हो एक्चुअल में वही बनाता है क्वेश्चन, सेक्शन 94 में भी यही है। The register may be maintained at any other place विद इन द सिटी, टाउन और विलेज जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, वो तो ही है। एनी अदर प्लेस इन इंडिया in which more than 1/10 of the total members entered in the register of member reside after passing SR। तो क्वेश्चन ऐसा हुआ, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, कहां मेंटेन करना है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर। दूसरा ऑप्शन, उसी सिटी, टाउन, विलेज में और किसी जगह पे भी रख सकते हो। तीसरा ऑप्शन, इंडिया में कहीं पर भी जहां पे 10% ऑफ दी मेंबर्स का रेजिडेंस हो, लेकिन उसके लिए पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, ये अपने को ध्यान में रखना है। सीधा सब पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंट्रीज विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन द स्टेटस ऑफ मेंबर, वो इसमें भी आएंगी। अगर कोई चेंज हो रहा है, मेंबर के शेयर ट्रांसफर वगैरह हो रहे हैं, तो आपको रीजन भी उसमें लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर रजिस्टर में किसी तरह का रेटिफिकेशन किया गया है, कल पढ़ चुके हैं अपन रेक्टिफिकेशन इन द रजिस्टर, 59 वाले सेक्शन में पढ़ा था ना अपन ने, तो आपको उस अथॉरिटी का नाम भी लिखना पड़ेगा जिसके इंडिकेशन के ऊपर, जैसे ट्रिब्यूनल ही ऑर्डर करता है जनरली या सेबी ऑर्डर करता है, तो आपको उस अथॉरिटी का नाम भी लिखना पड़ेगा कि किसके ऑर्डर से आपने रजिस्टर में चेंजेस किए, तो रेफरेंस देना पड़ेगा उस ऑर्डर का, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर आगे क्या बोला है? रेफरेंस ऑफ ऑर्डर पास बाय एनी जुडिशियल और रेवेन्यू अथॉरिटी और बाय सेबी अटैचिंग द शेयर। अगर किसी शेयर होल्डर के शेयर, डिबेंचर या अदर सिक्योरिटी अटैच कर ली जाती है, अटैच बोले तो सीज कर दी है ना, तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये राम रहीम जी की जितनी सिक्योरिटीज है इस कंपनी में, उनको हम अटैच कर लेते हैं, या कोई भी पर्सन है जिसका कोई पैसा बाकी है उसके शेयर अटैच कर लिए जाए, तो रजिस्टर में एंट्री होगी। तो आपको ये लिखना पड़ेगा वहां पे कि किस अथॉरिटी के ऑर्डर से शेयर या डिबेंचर क्या हुए हैं, अटैच हुए हैं या सीज हुए हैं, अपने को ध्यान रखना है। अब ये अथॉरिटी जुडिशियल, रेवेन्यू अथॉरिटी अपनी टैक्स वाली, जुडिशियल मतलब कोर्ट वगैरह हो गया, एनसीएलटी वगैरह। इन केस ऑफ लिस्टेड और ज्वाइंट वेंचर कंपनी, द पर्टिकुलर ऑफ एनी प्लेज, चार्ज, लियन, हाइपोथेकेशन क्रिएटेड बाय द प्रमोटर इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी held by the promoter including the name of pledge pony and revocation, there shall be entered in the register within 15 days। मतलब किसी कंपनी में जो शेयर प्रमोटर्स के पास में है, उन शेयर्स को अगर प्रमोटर ने किसी के पास पे मॉर्गेज किया, प्लेज किया, हाइपोथेकेशन पे रखा, तो वो भी आपको रजिस्टर के अंदर लिखना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। फिर बाद में रीवॉक भी हुआ, रीवॉक का मतलब लोन वोन चुका दिया और फ्री हो गया, तो भी 15 दिन में उसकी एंट्री रजिस्टर में आनी चाहिए। ये रूल है प्रमोटर्स के लिए, अपने को ध्यान में रखना है। फिर क्या बोला है? The entries in the register and index shall be authenticated by the company secretary। कंपनी सेक्रेटरी के साइन होते ही हैं, इसके ऊपर सबको ही पता है, या बोर्ड का कोई और ऑथराइज पर्सन हो सकता है। कंपनी एक इंडेक्स भी मेंटेन करती है। अगर 50 से कम लोग हैं मेंबर या सिक्योरिटी होल्डर, तो इंडेक्स मेंटेन नहीं करना है, उससे ज्यादा हो तो इंडेक्स मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आपके बुक के आगे इंडेक्स होता है वैसा ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए, फॉरेन रजिस्टर का क्या चक्कर है भाई? लंबा चौड़ा एक प्रोविजन इससे रिलेटेड भी था, देखो इतने सारे प्रोविजन है, चेक करते हैं फटाफट। नंबर 1, फॉरेन रजिस्टर है ऑप्शनल, बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ। क्यों नहीं बनाएंगे? तो फिर इनकी एंट्री कहां होगी? मेन रजिस्टर तो 88 में मेंटेन कर ही रहे थे ना, अपन उसी में कर लेंगे इसको बराबर। आगे देखो, कंपनी शेल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एनी एफआर मतलब फॉरेन रजिस्टर, ध्यान रखिएगा, फाइल द आरओसी नोटिस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द ऑफिस वेयर सच रजिस्टर केप्ट। अगर आप एफआर ओपन कर रहे हो तो जिस जगह मेंटेन कर रहे हो, जैसे फॉरेन रजिस्टर है, इसका मतलब है हमारे कंपनी के शेयर्स इंडिया के बाहर भी है, ठीक है। मान लो हमारी कंपनी जो है वो यूएसए में भी रजिस्टर्ड है, वहां के स्टॉक एक्सचेंज में,
हमारे वहां के भी शेयर होल्डर है, तो वही हम एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके 30 दिन में आप आरओसी को इन्फॉर्म करोगे। कौन से आरओसी को? यूएसए का, इंडिया वाला, जिसके पास कंपनी रजिस्टर्ड है उसको इन्फॉर्म करेंगे, एड्रेस देंगे वहां का। और अगर कल को उस ऑफिस में कोई चेंज होता है उस जगह में, या कल को फॉरेन रजिस्टर बंद कर देते हो डिसकंटिन्यू, तो भी आपको 30 दिन में आरओसी को बताना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट का मतलब बताओ। ये एफआर माना जाएगा कंपनी के रजिस्टर का ही पार्ट। नंबर नेक्स्ट, उसी तरीके से मेंटेन होगा जैसे प्रिंसिपल रजिस्टर मेंटेन होता है। खत्म। नंबर नेक्स्ट, इंस्पेक्शन के, क्लोजिंग के, कॉपी लेने के जो प्रिंसिपल रजिस्टर के रूल हैं वही एफआर के लिए भी काम करेंगे। खत्म। नंबर नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट। अच्छा, बढ़िया पॉइंट है ये। रुको, इससे पहले एक चीज पूछ लेता हूं बीच में। क्या कोई कंपनी अपना मेंबरशिप रजिस्टर बंद कर सकती है? इसी चैप्टर में आगे आने वाला है अभी। क्लोजिंग द रजिस्टर कितने टाइम के लिए? 45 डेज इन अ ईयर। उसमें भी कंटिन्यू 30 डेज इन अ ईयर ही रख सकती है। और उसके 7 दिन पहले आपको एक पब्लिक नोटिस देना रहता है कि हम रजिस्टर बंद करने जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड पॉइंट है। क्लोजिंग द रजिस्टर के लिए यहां पे आपको 2 न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा उस एरिया के जहां पे फॉरेन रजिस्टर मेंटेन है। ये इसके लिए पॉइंट हो गया। आगे, कॉपी ऑफ एवरी एंट्री इन द फॉरेन रजिस्टर 15 दिन के अंदर आपको उसको इंडिया में बतानी पड़ेगी। बोलो, एफआर में कोई भी एंट्री होती है तो 15 दिन में इंडिया में आ जाएगी। कीप एट सच ऑफिस अ डुप्लीकेट रजिस्टर। मेन ऑफिस पे हम उसका एक डुप्लीकेट यहां पे मेंटेन करके रखेंगे। और अगर कोई भी फॉरेन रजिस्टर डिसकंटिन्यू होता है तो या तो उसकी सारी एंट्रीज मेन रजिस्टर में ट्रांसफर करो, या कोई दूसरा फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर रखा है उसमें ट्रांसफर हो जाएंगी। शैल बी ट्रांसफर टू सम अदर फॉरेन रजिस्टर या फिर प्रिंसिपल रजिस्टर में। खत्म है, अपने को ध्यान में रखना है। छोटे छोटे पॉइंट दे रखे। फिर ये क्या भी सेक्शन 89, ये था सेक्शन नंबर 88 जो रजिस्टर और फॉरेन रजिस्टर के ऊपर अपने से बात करता है। 89 और 90 सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर 90 के अंदर है। 89 है डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। अब मुझे बता दो, यहां पे 2 शेयर होल्डर होंगे, एक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, एक बेनिफिशियल शेयर होल्डर। कौन कौन है दोनों बताओ? जिसका नाम वहां लिखा हुआ है कंपनी के रजिस्टर में वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हो गया। तो बेनिफिशियल वाला कौन है? जिसको उसके बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ऐसा किस सिचुएशन में हो सकता है? ट्रस्ट के केस में, होली ओन सब्सिडी के केस में भी। बोलो, आज अगर हमको किसी कंपनी की होली ओन सब्सिडी बनना है और वो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, सारे शेयर अगर हमारी कंपनी अकेले खरीद लेगी तो एक ही मेंबर बचेगा, लेकिन कम से कम 2 चाहिए। तो हमने क्या किया, 99% शेयर तो कंपनी के नाम से खरीद लिए और 1% हमने कंपनी के किसी डायरेक्टर के नाम से खरीद लिया। तो अब जिस कंपनी के शेयर खरीदे उसके मेंबरशिप रजिस्टर में मेंबर तो 2 आ गए, लेकिन बढ़िया चीज क्या, 99% शेयर के लिए तो कंपनी ही रजिस्टर्ड है, कंपनी बेनिफिशियल है। लेकिन 1% शेयर के लिए डायरेक्टर जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है वो तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, लेकिन उसके बेनिफिट सारे इस मेंबर कंपनी को मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेनिफिशियल शेयर होल्डर। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। तो कॉमनली अगर बोलूं आपको, तो सपोज करो भाई मैंने किसी को बोला भाई पैसे मैं लगा रहा हूं, शेयर तेरे नाम से ले ले, डिविडेंड जो है वो मुझे दे देना। तो जिसका नाम आ रहा है वो रजिस्टर्ड, जिसको फायदा मिल रहा है वो बेनिफिशियल। सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है बता दो यूं ही, यही है। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को बेनिफिशियल शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन कंपनी को देनी है। सेम वैसे ही बेनिफिशियल वाले को रजिस्टर्ड वाले की इंफॉर्मेशन कंपनी को देनी है। नहीं दिया तो डिविडेंड वगैरह के राइट जो हैं वो रोक दिए जाएंगे। अभी पढ़ लेते हैं सेक्शन फटाफट में। देखो, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बेनिफिशियल वाले के बारे में डिक्लेरेशन देगा, बेनिफिशियल वाला रजिस्टर्ड वाले के बारे में डिक्लेरेशन देगा कि मैं रजिस्टर्ड हूं, वो बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल वाला बोलेगा मैं बेनिफिशियल हूं, वो रजिस्टर्ड है, देना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ चेंज भी होता है, अच्छा ये डिक्लेरेशन कब देनी है, ये भी 30 दिन में ही देनी है, 30 डेज। और चेंज भी अगर कुछ होता है तो वो भी 30 दिन के अंदर ही आप बताने वाले हो। अच्छा ये किसको बता रहे हो तुम, आरओसी को कि कंपनी को? हाँ, रजिस्टर्ड होल्डर और बेनिफिशियल होल्डर दोनों ही 30 दिन में बताएंगे कंपनी को, और फिर कंपनी आगे बताएगी आरओसी को, ये देखो उसका टाइमिंग भी कितना है, 30 दिन का। तो ये पहले 30 दिन में कंपनी को बता दें, कंपनी आगे आरओसी को बता दे 30 दिन में, सीधा सा पॉइंट है। आगे क्या बोला,
No right in relation of any share in respect of which a declaration is required to be made under this section, but not made by the beneficial owner. बेनिफिशियल वाले ने अगर डिक्लेरेशन नहीं की तो बेनिफिट्स रोक देंगे अपन. क्या कहते हो? जो भी राइट्स आपको मिल रहे थे डिविडेंड वगैरह रोक देंगे. आप एंट्री को आप डिक्लेरेशन कर दो, उसके बाद मिल जाएंगे. लेकिन इससे बाकियों को डिविडेंड देने पे कोई असर नहीं होगा. बाकियों का थोड़ी रोकेंगे यार, उस आदमी का रोक देंगे बस. ठीक है. फिर क्या बोला लास्ट में? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाई देकर के कुछ एग्जम्पशन दे सकती है सेक्शन के अंदर कि जहां आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इफ इट इज कंसीडर्ड नेसेसरी टू ग्रांट एक्सेप्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट. कई बार क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट ही शेयर लेती है या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लेती है, तो इससे एग्जम्पशन दे सकती है. अपने को ध्यान में रखना चाहिए. खत्म हो गया. एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ये कौन है? परसेंटेज चेक करो. अच्छा पॉइंट है. एसबीओ वो इंडिविजुअल है हु एक्सरसाइज राइट और एंटाइटलमेंट इन द रिपोर्टिंग कंपनी. इस कंपनी की बात हो रही है. या तो इस बंदे के पास में 10% के शेयर हैं, या 10% के वोटिंग राइट है, या 10% या उससे ज्यादा का डिविडेंड लेने का राइट है. वो बंदा कहलाता है एसबीओ. सुनना भाई, एक होता है बेनिफिशियल ओनर जो अभी अभी अपन ने पढ़ा. उसमें भी अगर किसी के पास 10% के शेयर से या 10% के डिविडेंड या 10% का वोटिंग राइट आ गया, तो उसको कहा जाता है एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. रूल क्या है? एसबीओ इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ डिक्लेरेशन विद द रिपोर्टिंग कंपनी विद इन 90 डेज. ये एसबीओ क्या करेगा? अपने एसबीओ बनने के 90 दिन के अंदर कंपनी को डिक्लेरेशन देगा कि मैं एसबीओ हूं, सिग्निफिकेंट शेयर मेरे पास में है इस कंपनी के. ये डिक्लेरेशन इनको देना पड़ेगा. और यहां सिग्निफिकेंट का मतलब अपन ने कितना लिया है? 10%. ठीक है. वैसे तो रूल के हिसाब से 20 है, मतलब सेक्शन के हिसाब से 20 है, पर उसमें लिखा हुआ है एज में भी प्रेस्क्राइब इन रूल्स, और रूल्स के अंदर कितना आ रखा है अभी? 10% का ध्यान रखोगे. आगे पढ़ो. The reporting company will be required to file the said disclosure with registrar within 30 days. इधर वहां 30 था. जैसे ही एसबीओ 90 डेज के अंदर कंपनी को बताएगा, 90 डेज ही था ना ऊपर, है ना. कंपनी क्या करेगी? 30 दिन के अंदर आरओसी को इंटीमेट करेगी कि हमारा एसबीओ है. कुछ भी चेंज अगर होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी 30 दिन के अंदर अपने को देनी है. इसमें अगर कुछ चेंज होता है तो आगे पढ़ना. इफ एन अच्छा, ये अब पढ़ने की जरूरत नहीं है. अमेंडमेंट रूल 2019 पूरा हो गया आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज. ये सब खत्म हुआ. अब इस पॉइंट की प्रैक्टिकली जरूरत अपने को है नहीं. नेक्स्ट पे आता हूं मैं. एवरी कंपनी शेल मेंटेन ए रजिस्टर. हर कंपनी इसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करेगी. सिंपल है. और चेंजेस के लिए ये रजिस्टर कम से कम 2 घंटे वर्किंग डे के ऊपर फीस देकर के कोई भी इंस्पेक्शन कर सकता है. ये रूल सबको पता है. ठीक है. अच्छा, ये पॉइंट क्या है? बाई चांस एसबीओ की तरफ से अपने पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कौन चला के बताया कि मेरे पास 10% की होल्डिंग है, तो कंपनी को नेसेसरी स्टेप लेने होंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन है हमारा एसबीओ, है ना. अब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है ये, और बेनिफिशियल ओनर तो अपने को पता लगाना पड़ेगा कि क्यों. अच्छा, इसका नाम रजिस्टर में तो है नहीं, ये तो बेनिफिशियल ओनर है, तो अपने को देखना पड़ेगा कि जो रजिस्टर्ड है इसके पीछे कौन ऐसा बंदा है जो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट वाला है. सर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे कंपनी पे ऐसे 10% करके कल को मेजॉरिटी होल्ड कर लेगा वो, तो इसलिए पता करना पड़ेगा अपने को. अब कंपनी इसके लिए क्या करेगी? देखो, कंपनी शैल गिव नोटिस टू एनी पर्सन whom the company knows or has reasonable cause to believe. अगर कंपनी को किसी पे शक है, दया कुछ तो गड़बड़ है. कैसी गड़बड़ है? कि ये बंदा एसबीओ है, यही है जो एसबीओ है, या टू बी हैविंग नॉलेज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ एसबीओ. खुद एसबीओ नहीं है लेकिन ये खबरी है, इसको बेटे को एसबीओ के बारे में पता है. और टू हैव बीन सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 3 year इमीडिएटली प्रेसीडिंग द डेट ऑन विच नोटिस इशूड. मतलब 3 साल पहले में कभी भी ये हमारा एसबीओ था, तो सर था वाले को भी पकड़ रहे हैं. हाँ, पुलिस क्या करती है? सबसे पहले पुराने पापियों को पकड़ती है. जैसे किसी एरिया में चोरी हुई तो पुलिस के पास सब लिस्ट होती है. आपको याद नहीं कहता साहब मैंने चोरी छोड़ दी है, छोड़ दिए तो भी आ बेटा तू आ, पुराना पापी तो है ही है, कभी मन में पाप की इच्छा होगी है तेरे, और नहीं तो तुझे पता होगा कि किसने किया है, तो इसीलिए इनको भी पकड़ा जाता है. ठीक है. इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द नोटिस शैल बी गिवन बाय द कंसर्न पर्सन विद इन 30 days. ठीक है.
अब कंपनी ने इसको जब पूछा, उसके 30 दिन में ये कंपनी को इंफॉर्मेशन दे देगा। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बंदा इंफॉर्मेशन नहीं दे तो कंपनी ने बोला इंफॉर्मेशन दे, क्यों देनी पड़ेगी? अच्छा, तो पुलिस है, इनकम टैक्स वाला है, ईडी है, एसबीआई है, सीबीआई है। एसबीआई कुछ नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ी। मैं इंफॉर्मेशन क्यों दूं? बात भी सही है। आज कोई कंपनी आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगी, तुम एसबी हो, नहीं बताऊंगा, क्या कर लोगे? तो वाकई में क्या कर लेंगे अपन? कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी तो है नहीं, बंदूक लेके उसके घर पे पहुंच जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे? इफ दैट पर्सन फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन नहीं देता है, और अगर दिया तो भी अपने को सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, अपने को लग रहा है साले ने झूठ बोला है, कुछ तो गड़बड़ किया है, तो क्या करना है? द कंपनी शैल अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। कंपनी फटाफट से जाके ट्रिब्यूनल को चुगली करेगी, सर ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, या दिए तो भी झूठ दिए है। विद इन ए पीरियड ऑफ टाइमिंग इतना दे रखा है इसके अंदर, आदमी बेचारा पागल ही हो जाए टाइमिंग याद करते करते। 15 days of the expiry of the period specified in the notice for an order restricting the right attached with the share। एक ही रास्ता है, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे 15 दिन के अंदर अंदर, और ट्रिब्यूनल उन शेयर से रिलेटेड राइट्स को जो अपने को डाउट है वो रोक देगा एक बार, कि रोक दो, तो अपने आप बताएगा इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ो। अच्छा, अब और चीज एक और है, ट्रिब्यूनल में मेक सच ऑर्डर रेस्ट्रिक्टिंग द राइट अटैच विद द शेयर विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब इस लाइन का मतलब, ये राइट्स रोकने का जो ऑर्डर है वो कितने दिन में देगा? 60 दिन में। आगे सुनना, कंपनी और द पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल may make an application to the tribunal for relaxation or lifting restriction within a period of 1 year from the date of order। बहुत बड़ा टाइम दिया, ये एमसीक्यू खतरनाक आ जाते हैं इसके ऊपर। इस लाइन का मतलब, अब वो बंदा या कंपनी को लगा कि इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेंगे, वो बंदा खुद ही पहुंच जाएगा, माफ कर दो साहब, गलती हो गई मेरे से, ये हटाओ, मेरा डिविडेंड, मेरे बच्चे इसी डिविडेंड के ऊपर पल रहे हैं, और आप ये रोक लोगे तो कहाँ से उनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, प्लीज माफ कर दो। तो 1 साल के अंदर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसी एप्लीकेशन 1 साल में नहीं दी, होशियार इंसान है, ज्यादा ही घमंडी है, अकड़ू, रूड, मैं तो देता ही नहीं, तुम्हारे औकात में हो जो कर लो, तो क्या करना? ले बेटा, कर लिया। विदाउट एनी शेयर शैल बी ट्रांसफर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन टू द ऑथोरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 125(5), मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। क्या करेंगे अपन? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर देंगे। जब तुम सेक्शन 125 पढ़ोगे, उसमें लिस्ट दे रखी है कौन कौन सा पैसा इसमें आगे ट्रांसफर होता है, उसमें सेक्शन 90 का रेफरेंस दे रखा है वहां पे, उस लिस्ट के अंदर भी, कि यहां से शेयर आकर के ट्रांसफर होते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। शेयर ट्रांसफर होने का मतलब इन शेयर के जो भी बेनिफिट्स हैं वो उस फंड में ट्रांसफर होते रहेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। सर, इसके बाद वो बंदा नहीं जा सकता है क्या? उस सेक्शन में अगर अपन अलाउ कर रहे हैं 125 में कि बाद में आ सकते हो, तो आएगा, नहीं तो मजे करो। हाँ, अब सवाल यह है कि इसमें क्या हो रहा है कि 2 चीज हो रही है। रजिस्टर्ड वाला शेयर होल्डर, और ये है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर जो 10% होल्ड कर रहा है। रजिस्टर्ड वाले को बेचारे का तो वैसे भी सिर्फ नाम ही था, ये गया तो वो भी गया। अच्छा, उसको बेनिफिट से कुछ मिल नहीं रहे थे, उसका तो खाली नाम था, वो कहते वाह ठीक है भाई, हटा दो मेरा नाम, मुझे क्या जा रहा है, मेरे को वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा था, अच्छा है नाम भी हटा मेरा, कहानी खत्म। इसीलिए ये रूल इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, the amended rules will not be applicable where the share of the relevant company are held by। अगर शेयर इन्होंने ले रखे हैं, ये लोग, ये बेनिफिशियल ओनर ही हैं, हो सकते हैं, तो इनके ऊपर ये रूल लगने वाला नहीं है। किसने ले रखे हो? कोई अपनी आईपीएफ अथॉरिटी ने ले रखे हो तो कोई रूल नहीं लगेगा। होल्डिंग कंपनी ने ले रखे हो, वो तो जग जाहिर है 51% तुम्हारे पास में है, उसमें क्या डिक्लेरेशन करना, उनको जरूरत ही नहीं है, होल्डिंग कंपनी का रिलेशन बना हुआ है। सीजीएसजी या लोकल अथॉरिटी के पास में हो, ठीक है ना यार, गवर्नमेंट कंपनी बन गई। एन एंटिटी कंट्रोल हो रही है और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कोई बॉडी है, उसने अगर ले रखे हैं 10% या उससे ऊपर, तो भी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं। या इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जैसे म्यूचुअल फंड्स वाले करते हैं ना, या एआईएफ, ये सब सर इनका फुल फॉर्म क्या है?
बुक में दे रखा है तुमको सारा, पैसे भी याद रहेगा नहीं एग्जाम के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। उसके अलावा आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडी, प्रोविडेंट फंड वाली जो अथॉरिटी होती है, इन्होंने अगर ये होल्ड कर रखे हैं 10% से ऊपर तो भी ये रूल नहीं लगेगा, अपने को ध्यान में रखना है। ये सेक्शन गवर्नमेंट कंपनीज पे भी नहीं लगता है अगर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं किया हो, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर में ये दो ही थोड़े खतरनाक सेक्शन है, 89 और 90। बाकी सब एमसीक्यू वाले छोटे छोटे टाइप हैं, जैसे क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर नहीं पढ़ रहा भाई, तुमने अभी बता दिया मुझे पूरा, 45 दिन 30 दिन 7 दिन पहले न्यूज़पेपर में देना, खत्म हो। ये जोरदार है, इस पे एक ही तरह का क्वेश्चन बनता है आज तक, कौन सा बता दो। कितने दिन में एनुअल रिटर्न भर के भेज देना है आरओसी को, वो बता दो बस। वो टाइमिंग ही इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग 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 चेक करो, ये सेक्शन में ही देख लो रे भाई, तुमको स्टार्टिंग में दे रखा है मैंने, क्वेश्चन फिक्स है इस पे। 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, बोलो। अब होशियारी लोग कह रहे हैं हमारी तो एजीएम ही नहीं हुई, तो बेटा जब एजीएम होनी चाहिए थी वहां से 60 दिन के अंदर तुमको भेजना है, ऐसे कह के बच नहीं सकते। और यही क्वेश्चन बनेगा, एनुअल रिटर्न कंपनी की एजीएम के 60 दिन में आरओसी को सबमिट होता है। एजीएम हुई नहीं कंपनी की, तो डायरेक्टर्स लोगों ने बोला जब एजीएम नहीं हुई तो काय का एनुअल रिटर्न भेजना है, तो बेटा जब होनी चाहिए थी, कब होनी चाहिए थी, बोलो बोलो। सेक्शन नंबर 96, बीच में ही पूछ लेता हूं, फर्स्ट एजीएम कब होती है, फर्स्ट पहली एजीएम, फाइनेंशियल ईयर पहला वाला जब खत्म हुआ वहां से 9 महीने के अंदर, बिल्कुल सही है। और सब्सिक्वेंट वाली पिछला एजीएम से 15 महीना या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 महीना, विच एवर इज अर्लियर। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, हाँ 16 फरवरी 2023 को कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो खत्म होगा 31 मार्च 24 को होगा। तो रूल तुमने बोला 1 जनवरी या उसके बाद कोई भी डेट पे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो अगले साल के 31 मार्च को जाके खत्म होगा, तो इसकी पहली एजीएम हो सकती है 30 दिसंबर 2024 तक, 9 मंथ्स में। और बाकी में तो आपको पता ही है 15 महीनों का गैप और 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए 30 सितंबर से पहले, तो जब होनी चाहिए थी वहां से 60 डेज में तुमको देना था। एनुअल रिटर्न के कंटेंट्स आप लोग खुद ही पढ़ोगे, पर्टिकुलर्स इसमें मेरे पढ़ाने लायक कुछ है नहीं। साइन वाइन होगा भाई, ये भी ठीक है। ये क्या बोला एक वो देख लेते हैं, डायरेक्टर और सीएस के साइन होंगे। ओपीसी स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी के केस में एनुअल रिटर्न साइन करेगा सीएस, और सीएस नहीं है तो कंपनी का कोई भी डायरेक्टर। ये क्या दे रखा है, एनुअल रिटर्न ऑफ अ लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो उसको सर्टिफाई करेगा सीएस इन प्रैक्टिस। तो पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, नॉर्मली साइन करता है डायरेक्टर एंड सीएस। ये नॉर्मल जो अपॉइंटेड पर्सन है वो डायरेक्टर दोनों साइन करेंगे। ओपीसी वगैरह के अंदर ओपीसी के लिए क्या बोला है, सीएस अपॉइंटेड है तो वो नहीं तो डायरेक्टर करेगा। लिस्टेड कंपनी और जिनका कैपिटल इतना है, टर्नओवर इतना हो, तो फिर प्रैक्टिसिंग सीएस साइन करेगा। सीएस और प्रैक्टिसिंग सीएस में फर्क है। एक सीएस जो हमारा अपॉइंटेड है, ये इंडिविजुअल वाला बंदा है, जो प्रैक्टिसिंग है वो साइन करेगा। और इसके एब्स्ट्रैक्ट बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी आते हैं एनुअल रिटर्न के, सबको पता है, ध्यान में रखना है। अच्छा, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लेस ऑफ कीपिंग आपने पढ़ ही लिया, रजिस्टर्ड ऑफिस पे या जहां पे 1/10 रहते हो, ये सब अपने को पता है। वर्किंग डे सब पता है। अच्छा, ये जरूर देख लो, इंस्पेक्शन कर सकता है क्या कोई भी, इस पे देख लो। मेंबर, डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर कैन इंस्पेक्ट विदाउट पेमेंट ऑफ फीस। एक्सट्रैक्ट लेना हो तो भी ले सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है। कॉपी अगर लेनी हो तो मैक्सिमम 10 रुपए पर पेज, थोड़ा सा ये अमाउंट याद रख लेना, के हिसाब से फीस देनी पड़ेगी, तो आप कॉपी ले सकते हो। बाकी एक्सट्रैक्ट वगैरह लेना हो तो फोगट है, चेक करना हो तो भी इनके लिए फोगट है, ठीक है। कितने दिन में देनी है, 7 दिन में फीस डिपॉजिट कराने के अपने को कॉपी देनी पड़ेगी, ध्यान रखोगे।
और कोई बंदा अगर इंस्पेक्शन करना चाहे या कुछ भी करना चाहे 50 रुपए फीस के साथ ही इंस्पेक्शन कर पाएगा। खाली मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर के लिए एग्जम्पशन है, वो फ्री वाला। कॉपी लेनी हो तो 10 रुपया, बाकी सबके लिए इंस्पेक्शन का भी कितना लगेगा, 50 रुपया मैक्सिमम। अच्छा, फिर क्या बोला है, आरडी में ऑल्सो बाय ऑर्डर, आरडी ऑर्डर कर सकता है इंस्पेक्शन के लिए। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, जोरदार वाला। रजिस्टर ऑफ मेंबर हमेशा, चाहे फॉरेन वाले ही क्यों ना हो, परमानेंटली प्रिजर्व होता है। बाकी सब चीजें नॉर्मली 8 साल होती है। ये रजिस्टर ऑफ मेंबर एक ऐसी चीज है जो हमेशा मेंटेन कैसे होता है, परमानेंट मेंटेन होता है। थोड़ा सा ध्यान रखोगे। द रजिस्टर और डिबेंचर होल्डर और एनी सिक्योरिटी होल्डर इंक्लूडिंग फॉरेन रजिस्टर अलोंग विद इंडेक्स शैल बी प्रिजर्व 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बढ़िया चीज बोली है, सुनो। शेयर होल्डर यानी मेंबर्स का रजिस्टर तो परमानेंटली, बाकी वाला सब 8 साल। 8 साल भी कहां से, रिडम्पशन से, बनने उस दिन से नहीं, रिडम्पशन से 8 साल के लिए। और जो भी डॉक्यूमेंट आरओसी के पास फाइल करते हो, इसको भी प्रिजर्व करना है आपको 8 साल के लिए, ये अपन ध्यान रखेंगे। फिर ये क्या आया भाई, एक पॉइंट छोटा सा पिछली बार में ऐड हुआ था। द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ रजिस्टर और इंडेक्स रिटर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी शैल नॉट बी मेड अवेलेबल फॉर एनी इंस्पेक्शन। सुनना भाई, कोई भी आदमी को पता लग गया कि अच्छा ये शेयर होल्डर है, इसकी तो कुंडली चाहिए, जान पहचान बढ़ानी है, तो वो चाहता है यार इस शेयर होल्डर का एड्रेस मिल जाए। तो हम इंस्पेक्शन के अंदर क्या नहीं देंगे, एड्रेस, या अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं दिया जाएगा, ईमेल आईडी नहीं देंगे, उसका कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है या पैन नंबर है नहीं देंगे। सर अपने को तो फोन नंबर चाहिए, बस मोबाइल नंबर दे दे भाई, उसके लिए मना नहीं है। सर बाकी काम तो हम कर लेंगे, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, इतना ही चाहिए था हमको, तो वो ले लो भाई। ये इंफॉर्मेशन, ये लॉ के हिसाब से, हम उस पर्पज से नहीं जा रहे सर दोस्ती करनी है, सर मोबाइल नंबर चाहिए, किसी तरह मिल जाए रजिस्टर से, वो लॉ में है ही नहीं, वो तुम्हारा काम है। लॉ के हिसाब से हमको लगता है ये चीज़ का मिसयूज हो सकता है, तो हम पेन नंबर वगैरह, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ईमेल आईडी नहीं देंगे, ये ध्यान में रखना है। और ये रजिस्टर हमेशा माने जाते हैं प्राइमा फेसी हमारे एविडेंसेस, ये आप लोग ध्यान रखोगे, बढ़िया पॉइंट है। ये भी यहां आकर के हुआ खत्म, ठीक है। अब कुछ एक सेक्शन और करेंगे क्योंकि बहुत इजी है, ये हमारा सबसे इजी चैप्टर, सबसे इजी है, प्रोविजन भी बहुत जोरदार और एग्जाम के हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट भी है। पिछले सालों का वेटेज भी अगर देखें हैं तो ठीक ठाक क्वेश्चन इसके अंदर भी बन जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं और नंबर भी फुल में से फुल आ जाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट है ही नहीं। बढ़िया प्रोविजन है, शानदार वाले। सबसे पहले एजीएम का टाइमिंग वाइमिंग आपने मुझे अभी बता दिया। हाँ, एजीएम होती कहाँ पे है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे या उसी सिटी, टाउन या विलेज में, और कहीं पे अनलिस्टेड कंपनी एनी प्लेस इन इंडिया पे कर सकती है अगर सारे मेंबर की कंसेंट आ जाए तो। कौन सी कंपनी के लिए, अनलिस्टेड के लिए, बाकी रूल तो वहीं का है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी को क्या एग्जम्पशन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर और भी कोई प्लेस बोले तो वहां पे भी ये मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन वही नो डिफॉल्ट इन एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। डे और टाइम बता दो भाई, नेशनल हॉलीडे का दिन नहीं होना चाहिए, बिजनेस आवर्स के बीच में आपको मीटिंग को कॉल कर लेना चाहिए, खत्म, कभी भी उससे मतलब नहीं। बिजनेस कौन से ट्रांजैक्ट होते हैं, ऑर्डिनरी तो 4 होंगे ही होंगे, बाकी स्पेशल करना चाहो तो भी करो। 4 ऑर्डिनरी कौन कौन से नाम बता दो, प्रेजेंटेशन, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एट द प्लेस ऑफ रिटायरिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग रेम्यूनरेशन। बाकी जो करोगे सब स्पेशल बिजनेस है। टाइमिंग आपने मुझे बता दिया। हाँ, एक बढ़िया चीज है, क्या एजीएम का टाइमिंग आरओसी बढ़ा सकता है क्या आरओसी एजीएम के टाइमिंग को थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है, एक्सपांड कर सकता है, बढ़ा सकता है? भूल गए, 3 महीने बढ़ सकता है, लेकिन फर्स्ट एजीएम का टाइम नहीं बढ़ेगा, वो पहले से ही 9 महीना दे रखा है। आरओसी हैव पावर टू एक्सपांड द टाइम टू होल्ड एजीएम फॉर 3 मंथ बट नॉट फर्स्ट एजीएम, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। क्या ट्रिब्यूनल भी एजीएम बुला सकता है 97 में? यस सर।
अगर कंपनी एजीएम नहीं बुला रही है, किसी ने ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर दिया, तो वो भी एजीएम बुला सकते हैं। और उसकी खासियत होगी, अगर वो ऑर्डर करे, एक मेंबर भी वहां पे प्रेजेंट है, तो भी एजीएम हो सकती है। अपने को ध्यान में रखना है। खत्म हो गया। चलिए, अच्छा, ये तो था पावर टू ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम। ये वाला है ईजीएम। ये गलत प्रिंट हो गया, ईजीएम है। सेम ईजीएम भी ऐसे ही हो सकती है भाई। अगर कंपनी नहीं बुला रही है तो एक भी मेंबर अप्लाई करे तो हो सकता है। ये तो ठीक है, फाइन लगेगा। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर हमने उस टाइम पीरियड में एजीएम नहीं बुलाई जो आपने बताया 9 मंथ्स या 6 मंथ्स या 15 महीने, तो क्या होगा? उसके बाद बुलाई, मीटिंग इनवैलिड होगी या सिर्फ पेनल्टी लगेगी? मीटिंग तो तब भी वैलिड ही रहेगी, सिर्फ ये जो पेनल्टी यहां दे रखी है वो इंपोज हो जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए भाई, ईजीएम फटाफट से बताओ, ईजीएम क्यों बुलाते हैं? कोई ऐसा मैटर जिसके लिए अपन वेट नहीं कर सकते एजीएम का, तो फिर अपन कहते हैं यार ईजीएम बुला ली जाए। चलो, 4 तरीके हैं बुलाने के, फटाफट शुरू हो जाओ। सबसे पहला नंबर, बोर्ड अपनी मर्जी से बुलाएगा जब भी जरूरत होगी। क्या मेंबर की रिक्वेस्ट पे हो सकती है? कितने मेंबर होंगे रिक्वेस्ट के लिए? कितने मेंबर? या तो जिनके पास 10% का कैपिटल हो, या जिनके पास कैपिटल वाली कंपनी नहीं हो तो 10% का वोटिंग राइट्स हो, वो अप्लाई करे तो मीटिंग बुलाएंगे। अब सुनना, ये मीटिंग कंपनी कितने दिन में बुलाएगी, ये जरूरी है पढ़ना। उतने दिन में नहीं बुलाया तो फिर ये खुद ही बुलाने वाला है। आओ चेक करवा देते हैं। ये रहा, शैल बी हेल्ड विद इन 45 डेज। सही है। और अगर ये 45 दिन में नहीं बुलाते हैं तो खुद बुलाएंगे कितने दिन में? लिखा हुआ है अप्लाई करने से 3 महीने में, 90 डेज में अप्लाई करने से। तो प्रैक्टिकली पहले 45 दिन तो इंतजार में ही चले गए कि वो बुला लेंगे, तो अगले 45 दिन फिर अपने पास में है, अपन बुला लेंगे। ये देखो लिखा है, रिक्वेस्ट अगर बुलाएंगे तो 45 दिन में अगर कंपनी नहीं, बोर्ड नहीं बुलाता है, तो फिर इन लोगों को अगले 3 महीनों में मीटिंग को बुला लेना चाहिए। ये अपने को 3 मंथ्स वाला टाइमिंग यहां पे दे रखा है। वापिस ऊपर आ रहा हूं। ये जो रिक्वेस्ट करने वाले लोग हैं 1/10 वाले, 10% वाले, इसमें जिनका कॉल्स इन एरियर है वो इंक्लूड नहीं होंगे। साला कॉल का पैसा तो दिया नहीं और मीटिंग बुलानी है, इंक्लूड नहीं होंगे। सेकंड नंबर, जिनके शेयर प्लेज पे रखे हुए हैं वो इंक्लूड होंगे, क्योंकि अभी तक नाम उन्हीं का चल रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी उनके रिलेटेड मैटर है जो अपन पढ़ चुके हैं, तो ये भी इंक्लूड होंगे। रिक्वेस्ट पर सारे लोग साइन कर देंगे, सबके बिहाफ पे कोई एक साइन करके कंपनी को डिपॉजिट करवा देगा। ज्वाइंट शेयर होल्डर में से कोई भी एक सबके बिहाफ पे, ज्वाइंट शेयर होल्डर में से जिसका नाम पहले लिखा हुआ है वही साइन करेगा, या सबके बिहाफ पे कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। लेकिन मीटिंग का नोटिस जब जाने की बात होगी तो फर्स्ट पर्सन, वोटिंग की जब बात होगी तो भी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट पर्सन को देनी है। साइन सबके बिहाफ पे कोई भी एक करेगा तो हमको चलेगा। ध्यान रखोगे, 45 दिन में बुलाएंगे। अगर 45 डेज में इन्होंने नहीं बुलाई तो रिक्वेस्ट लिस्ट खुद ही मीटिंग बुलाएंगे, कंपनी से मेंबर का लिस्ट ले लेंगे, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देंगे। खर्चा कौन देगा? कंपनी। फिर कंपनी क्या करेगी? मेंबर तो कर ही रहे बेचारे मीटिंग। बोलो, जैसे अपन ने बोर्ड को अप्लाई कर दिया, बोर्ड ने 45 दिन में मीटिंग नहीं बुलाई, तो अगले 45 दिन में अपने खुद ने बुला ली, खर्चा तो लगा ही गई। कौन देगा? पहले तो मेंबर देंगे, मेंबर कंपनी से लेंगे, और कंपनी लेगी डायरेक्टर से। सर डायरेक्टर से क्यों ले रही है? और तो गलती उनकी है। जब मेंबर लोग, एक तो मेंबर लोग बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम तो खाली अपॉइंटेड लोग हो, मेंबर तो मालिक है एक तरह से कंपनी के, फिर भी देखो बेचारे शराफत से तुम्हारे पास आए थे रिक्वेस्ट करने, प्लीज मीटिंग बुला लो। अगर तुमने नहीं बुलाई तो भुगतना तो पड़ेगा भाई तुमको, तुम्हारी जेब से जाएगा। देखो, रीजनेबल एक्सपेंसेस जो होंगे वो कंपनी पे करेगी एक बार, और कंपनी वापस उसको डिफॉल्टिंग डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन में से उड़ा देगी, कट कर लेगी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। मीटिंग के नोटिस का टाइमिंग बोलो फटाफट। 21 क्लियर रेस का नोटिस होता है, मेरे ख्याल से सबको पता है, लेकिन कभी कभी 21 से 25 दिन भी हो जाता है। वो कब होता है? एक दिन मीटिंग का, 4 दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं ना, एक दिन जिस दिन भेजा, एक दिन जिस दिन मीटिंग है, 48 आवर्स रास्ते के हम मान के चलते हैं सेक्शन 20 के हिसाब से, 2 दिन वो हो गए। तो ये देखो, ये रहे 2 दिन, 2 दिन, और ये सर्विस ऑफ नोटिस के मीटिंग का दिन
भेजने का और डे ऑफ मीटिंग और टोटल 21, कुल मिलाकर के हो जाते हैं ये 25 दिन। 25 डेज पहले नोटिस जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, 21 क्लियर डेज जो है प्राइवेट कंपनियां चाहे तो उसको कम ज्यादा कर सकती हैं, और सेक्शन 8 कंपनी के लिए तो ये है ही कितना, 14 क्लियर डेज है, 14 + 4 ऐड कर लेते हैं ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बढ़िया पॉइंट यहां है, शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग कॉल हो सकती है क्या, बोलो। यस सर, शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग कॉल हो सकती है, लेकिन कब, ध्यान से देखना। एजीएम के केस में कम से कम 95% की कंसेंट चाहिए मेंबर्स की। ईजीएम के केस में थोड़ा पंगा है, मेजोरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर जिनके पास 95% की कैपिटल। दो चीजें देखनी पड़ेगी यहां पे, नंबर में देखना पड़ेगा मेजोरिटी, और कैपिटल में देखना पड़ेगा 95%, दोनों ही साथ में पूरे होने चाहिए। मेरे ख्याल से रूल आपको पता है, 100 मेंबर हैं जिनके पास में 1 करोड़ की कैपिटल है, तो यहां मुझे एटलीस्ट 51 मेंबर चाहिए, और यहां एटलीस्ट मोर देन 50 लाख की कैपिटल चाहिएगी। 1 करोड़ है ना कैपिटल, नहीं सर, 90% बराबर 95%, यानी कितना चाहिए, हाँ इधर चाहिए 95 लाख से ज्यादा, बराबर। दो रिक्वायरमेंट है, जबकि एजीएम हो तो सिर्फ कितना चाहिए, 95% ऑफ मेंबर्स ने अगर कंसेंट दे दिया रिटर्न में या इलेक्ट्रॉनिक मोड से ऊपर लिखा हुआ है तो काम हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ वोटिंग पावर का कंसेंट चाहिए, सबको पता है। कंटेंट्स, मीटिंग के नोटिस में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी, मीटिंग कहां होगी, किस दिन पे होगी, कितने बजे होगी, क्या क्या मीटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्ट करेंगे, और स्पेशल बिजनेस है तो साथ में लगाना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। किसको मिलेगा नोटिस, बहुत बढ़िया पॉइंट है, हर मेंबर इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लीगल हेयर मर गया है तो, इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसका असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर, ऑडिटर ऑफ द कंपनी और कंपनी का हर डायरेक्टर जो मेंबर नहीं है, और सर मेंबर है तो उसको तो वैसे भी मिल ही रहा है ऊपर, बराबर। चलिए, नोटिस भेजने का रास्ता ऑर्डिनरी पोस्ट से जाएगा, जो भी उसका एड्रेस उसने हमको दे रखा है, या फिर जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोड से। सर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी दे सकते हैं क्या, बेटा पैसे जमा करा दे, तेरे को रजिस्टर्ड पोस्ट क्या, हम खुद घर आके दे देंगे, पैसे जमा करा, बराबर। अच्छा न्यूज़पेपर में दे दे तो घर पे पहुंचा ही नहीं, पत्रिका भास्कर में छाप देंगे, आ जाना मीटिंग में, चलेगा। ये न्यूज़पेपर सिर्फ किसके लिए होता है, जिसका पता कंपनी को पता नहीं है, उस बंदे के लिए न्यूज़पेपर काम आएगा। बाकी सबके लिए नोटिस भेजना पड़ेगा, भले कंपनी के पड़ोस में ऑफिस है, सॉरी कंपनी के पड़ोस में शेयर होल्डर का घर है, तो भी आपको उसको नोटिस तो देना पड़ेगा, अपने को ध्यान में रखना है। ज्वाइंट शेयर होल्डर अगर हैं तो जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, ये सबको पता है। व्हाट अबाउट द वैलिडिटी, मीटिंग इज इनवैलिड जब तक प्रॉपर नोटिस नहीं दोगे। एक्सीडेंटल ओमिशन अगर हो जाए, जैसे चंद्रा रॉय के केस में हुआ था, तो ठीक है यार, एक्सीडेंटल ओमिशन था, हमारा कोई इंटेंशन तो था नहीं, तो माफ है। नोटिस जो है वो प्रॉपर अथॉरिटी इशू करेगी बोर्ड, इस पे क्वेश्चन दे रखा है। बीओडी इसकी मीटिंग हुई, मीटिंग में एजीएम की डेट फाइनल नहीं हो पाई, तो इन लोगों ने डिसाइड किया, कंपनी सेक्रेटरी ने खुद ने डिसाइड कर लिया कि मैं इस डेट पे मीटिंग बुला लूंगा, नोटिस भेज दिए, वैलिड होगा क्या, नहीं, क्योंकि मीटिंग बुलाने के लिए जो अथॉरिटी वैलिड है वो हमेशा कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। कुछ चीजें इसमें सिंपल बता दे रहा हूं, बहुत बोरिंग सा होता है ये। इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस भेजने का मतलब मेल कर दें, मेल में 3 तरीके से भेज सकते हैं, टेक्स्ट लिख दें, पीडीएफ अटैच कर दें, यूआरएल बता दें, खत्म। अगर पीडीएफ अटैच कर रहे हो तो आराम से ओपन हो जाए, पढ़ ले, यूआरएल है तो उसको कैसे यूज करना है उसका डिटेल दे दो, और जब तक मीटिंग का कंक्लूजन नहीं हो जाता वहां पे पढ़े रहना चाहिए। मेल भेजने के लिए तरीका क्या इस्तेमाल करेंगे, आउटसोर्स करवा सकते हैं, और मेल उस तरीके से भेजना है कि अपने पास भी वापस से रिकॉर्ड रह जाए, किसको गया किसको नहीं गया। वो सिंपल से पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो ये आप लोग देख लेंगे, इसमें मेरे पढ़ने लायक कुछ ज्यादा है नहीं। ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस के बारे में आपने मुझे बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, और कब भेजना है।
अगर कभी भी कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस कर रहे हो मीटिंग में तो साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या आएगा भाई देख लो। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी एंड रिलेटिव्स ऑफ स्पेशल बिजनेस। मतलब ओ भाई, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था। एक्सेल कॉमर्स एकेडमी यहां पे चाहती है फर्नीचर का पूरा रिनोवेशन करना। उसके लिए हमने टेंडर्स मंगवाए। उसमें हमने क्या किया कि मैपल क्राफ्ट में मितेश मेहता सर का जो एलएलपी है, हम चाहते हैं कि उसको ऑर्डर दे दे। क्या दे सकते हैं? हाँ, दे तो सकते हो, लेकिन यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई जिस कंपनी को या आप एलएलपी को हम ऑर्डर देने जा रहे हैं उसमें हमारे डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी या उसके रिलेटिव का कोई ना कोई इंटरेस्ट है, शेयर होल्डिंग है। अच्छा, सेकेंड नंबर, मीनिंग, स्कोप एंड इंप्लीकेशन ऑफ द आइटम ऑफ बिजनेस। एक क्वेश्चन है, सुनो। कंपनी अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, मीटिंग का नोटिस भेज दिया, तो आपको क्या क्या बताना चाहिए मेंबर को? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगा कि नहीं, पहले तो ये बताओ। लगेगा तो नंबर ऑफ शेयर कितने बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो, उसका क्या इंप्लीकेशन होगा, सब बताओ। तो अपने बुक में क्वेश्चन, एक मेंबर ने कंप्लेंट ठोक दिया कि नोटिस वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कितने शेयर बढ़ा रहे हो तो बताइए नहीं। इट मीन्स कंपनी ने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में अटैच नहीं किया था, सो नोटिस इज नॉट वैलिड। तो क्या कर रहे हो, मीनिंग, स्कोप, इंप्लीकेशन क्या होंगे, ये सब तो बताना पड़ेगा। अच्छा, अगला पॉइंट, अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और उसमें हमारे डायरेक्टर, प्रमोटर, मैनेजर, केएमपी के पास में कितना 2% और मोर का शेयर कैपिटल हो तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये अपने को। तो सुनो, जैसे जिसको हम ऑर्डर दे रहे हैं वो एक कंपनी होती, फर्म या एलएलपी की जगह कंपनी होती, और उसमें अगर 2% या ऊपर का शेयर होल्डिंग होता हमारे डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर का, तो वो भी हमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना पड़ता। सर 1% का ही होता तो नहीं लिखते, क्योंकि शेयर की रिक्वायरमेंट तो कितनी बोली हुई है, 2%, ही अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब 105 तक सेक्शन करेंगे भैया आज अपन, 2 सेक्शन और। 103 कोरम वाला है, फिर चेयरमैन, और 105 भी छोटा ही है अपना, ठीक है। हाँ, जल्दी से बताओ भाई, ये क्या लिखा है? टाइम एंड प्लेस फॉर इंस्पेक्शन, मतलब भाई अगर कोई इंस्पेक्शन करना चाहे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, तो प्लेस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, टाइमिंग वर्किंग आवर, जिसमें 2 घंटे हर दिन अपने को देने होते हैं मिनिमम, खत्म। चलो, फिर क्या बोला है, अगर नॉन डिस्क्लोजर हुआ तो ये जो लोग इंटरेस्टेड पर्सन वगैरह थे ना, इनसे कंपनी क्या वसूल करेगी, कॉम्पनसेशन, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलो, कोरम फटाफट बता दो भाई, प्राइवेट कंपनी में कोरम कितने का? मिनिमम 2 लोग, कंपनी इससे ज्यादा चाहे तो रख सकती है आर्टिकल्स में। पब्लिक कंपनी, जल्दी जल्दी जल्दी, 1000 तक अगर कंपनी के मेंबर है तो 5 का, 1000 से ऊपर 5000 तक है तो 15 का, 5000 से ऊपर है तो 30 का कोरम होना चाहिए। कोरम कितने टाइम में प्रेजेंट हो जाना चाहिए? मीटिंग चालू होने के आधे घंटे में कोरम हो जाना चाहिए। अगर मीटिंग मेंबर की रिक्वेस्ट पे बुलाई और कोरम नहीं हुआ तो मीटिंग होगी कैंसिल। ध्यान रखना, मेंबर का रिक्वेस्ट पे मीटिंग बुलाया और अगर उसमें कोरम नहीं है तो हम कहेंगे कि बदमाशों, तुमने रिक्वेस्ट किया था और तुम्हारे खुद के लोग नहीं आए, तो मीटिंग हो जाएगी कैंसिल। बाकी सारे मैटर में मीटिंग होती है एडजॉर्न। तो आधे घंटे चेक करेंगे, 10 बजे मीटिंग चालू हुआ, 10:30 तक कोरम है तो ठीक, नहीं तो एडजॉर्न। एडजॉर्न होगी तो वापस कब होगी? 2 तरीके, या तो नेक्स्ट वीक में सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम डे के ऊपर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड। 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं। एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं हुआ तो क्या करूं? एडजॉर्न मीटिंग में कम से कम 2 लोग आपको चाहिए होते हैं, इंक्लूडिंग प्रॉक्सीज। तो भी अगर आ गए तो मीटिंग कंटिन्यू, और वो भी नहीं है तो मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी। ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एडजॉर्न मीटिंग का नोटिस भी कम से कम 3 दिन पहले अपने को एडवर्टीजमेंट देके दे देना है। बढ़िया पॉइंट ये रहा। कोरम में कौन कौन काउंट होता है, कौन कौन नहीं, सबसे पहले बताओ। इक्विटी वाले काउंट होंगे, प्रेफरेंस वाले उनसे रेटेड मैटर है तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। प्रॉक्सीज कभी भी नहीं होंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट,
होगा, मैक्सिमम 3 तक हो सकता है सबका मिला करके, ये अपने को ध्यान में रखना है, बस ये पता ही है आपको, खत्म। अगला पॉइंट, कब ऐसा होता है जब कोरम की जरूरत ही नहीं है और मीटिंग कर सकते हैं? पढ़ना, अगर टोटल मेंबर ऑफ कंपनी आर लेस देन कोरम नंबर एज रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल्स, और सारे मेंबर प्रेजेंट हो जाए। मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक कंपनी में हम लोगों ने, जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी है, आर्टिकल्स में हमने लिख दिया 5 लोगों का कोरम होगा, आर्टिकल्स में लिख दिया 5 का, कर सकते हैं 2 का चाहिए, आर्टिकल्स में 5 का लिख दिया। कंपनी में 6 मेंबर हैं, 5 का कोरम हमने रखा हुआ है, 3 मेंबर्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, बचे 3, अब मीटिंग करनी है, कोरम 5 का रखा हुआ है, सर आर्टिकल्स ऑल्टर कर दो, अरे उसके लिए भी मीटिंग चाहिए। तो लॉ कहता है ऐसे में जितने भी बचे हुए मेंबर्स हैं, अगर वो सारे प्रेजेंट हो जाएं तो फिर कोरम की जरूरत नहीं रहेगी, तो बचे हुए 3 अगर आ जाएं तो कोरम नॉट नेसेसरी, और इन सच ए केस द मीटिंग विल बी वैलिडली हेल्ड इवन द कोरम इज लेट आउट इन आर्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट, तो भी चलेगा। ध्यान रखना है, कोरम कब चाहिए, शुरुआत में, एंड में, या पूरी मीटिंग में? पूरी मीटिंग में चाहिए। क्वेश्चन दे रखा तुमको, सुनना, 10 बजे मीटिंग चालू हुई, 10:30 तक कोरम चाहिए था, 50 लोग का कोरम, मान लो अपना 30 का कोरम होता है ना वो मैक्सिमम, पब्लिक कंपनी में 5000 से ऊपर 30 का कोरम हमको चाहिए था, और मीटिंग में 35 लोग आ चुके थे, ठीक है, कोरम पूरा हो गया आधे घंटे में। हम मीटिंग में 5 बिजनेस ट्रांजैक्ट करने थे, दोपहर को 2 बजे लंच टाइम तक 3 बिजनेस डिस्कस हो गए, 2 अभी बाकी है, और लंच के बाद हमारे 7 मेंबर कट लिए, घर चले गए, तो कोरम में कितने बच गए, बोलो 80 बच गए। अब बचे हुए 2 काम और डिस्कस अगर करें तो वैलिड या नॉट वैलिड, और पहले के 3, तो कोरम पूरी मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। सब क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है, कोरम स्टार्टिंग से एंडिंग तक प्रेजेंट होना चाहिए। जब तक कोरम था जो बिजनेस ट्रांजैक्ट करोगे वो वैलिड है, और उसके बाद ट्रांजैक्ट किया तो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त में कोरम प्रेजेंट नहीं था, ध्यान रखना है। अगला सेक्शन में 2 सेक्शन लेंगे, 104, कौन बनेगा मीटिंग का चेयरमैन, जल्दी बता दो भाई, कौन होगा चेयरमैन? सर मीटिंग में जो मेंबर प्रेजेंट है उसमें से किसी को पकड़ करके अपन चेयरमैन बना देंगे, कैसे बनाए, शो ऑफ हैंड्स कराएं, पोलिंग कराऊं? सर कुछ भी करा दो सर, नॉर्मली शो ऑफ हैंड से कराते हैं। अब मान लो शो ऑफ हैंड से हमने एक पर्सन को चेयरमैन बना दिया, दोपहर को 2-3 बजे तक वही 5 में से 2 बिजनेस ट्रांजैक्ट कर लिए, फिर मेंबर लोगों ने डिमांड किया चेयरमैन चेंज करो, और पोलिंग करवाई, नया बंदा आ गया, वो चलेगा, पहले के 2 भी वैलिड, नया वाला बाकी के 3 करेगा वो भी वैलिड रहेगा, अपने को ध्यान रखना है। चेयरमैन को एक स्पेशल पावर है, कास्टिंग वोट, अगर कभी भी इक्वल वोट्स हो जाए और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना हो, फेवर और अगेंस्ट में बराबर बराबर हो गए, तो 1 वोट एक्स्ट्रा करने का उसको राइट है, लेकिन खाली ऑर्डिनरी में। सर स्पेशल में क्यों नहीं, उसमें 75% चाहिए, 1 वोट से दुनिया बदलेगी नहीं, लेकिन आप जानते हो मेजोरिटी वोट्स में 1 वोट, जैसे मीटिंग में 20 जने थे, 1 को चेयरमैन बनाया तो है तो 20 में ही, 10 ने फेवर और 10 ने अगेंस्ट में कर दिया, टाई। अब जैसे ही चेयरमैन ने कास्टिंग वोट फेवर में डाला, 11:10 यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास, मेजोरिटी आ गई, इसलिए 1 वोट का एक्स्ट्रा पावर है। अच्छा, क्या चेयरमैन बिना वोटिंग करवाए कोई रेजोल्यूशन डिक्लेयर कर सकता है क्या? मतलब कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना है, एसआर पास करना होता है, मैं कंपनी मीटिंग का चेयरमैन हूं, जैसे ही प्रपोजल मैंने रखा, हाँ भाई ऑब्जेक्ट चेंज मैं कर रहा हूं, तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं, मजे करो, ओके, मैं खाली रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता हूं तुम्हारा, लेकिन आपको पोलिंग वोटिंग जो भी है वो करवानी ही पड़ेगी, वो चेयरमैन के पावर में नहीं है। ये सब दे रखा है। आखिरी सेक्शन आज का, प्रॉक्सी, जोरदार सेक्शन है। मेंबर कैन अपॉइंट अनदर पर्सन एज प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट, ठीक है, जब तक आर्टिकल्स परमिशन नहीं दे, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी का मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता है, आर्टिकल परमिट करे तो कर सकता है। प्रॉक्सी अगर मीटिंग में गया, क्या कोरम में काउंट होगा, क्या डिस्कशन में पार्ट लेगा, क्या शो ऑफ हैंड्स में वोट करेगा, तो क्या करेगा, पोलिंग अगर होगी तो उसके अंदर ही वोट करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है, मतलब क्या है इसका भाई,
पहले से कोई बंदा कंपनी का मेंबर है, मैं नहीं जा रहा हूं और वो जा रहा है, तो अपन उसको बोल सकते हैं ठीक है तू मेरी तरफ से भी तू चला जा। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी हो तो अच्छा, आउटसाइडर भी हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में जो प्रॉक्सी होगा वो पहले से कंपनी का मेंबर होना जरूरी है। चलिए यहां से बनेंगे क्वेश्चन। प्रॉक्सी फॉर्म एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग सबमिट हो जाना चाहिए। मतलब अगर मीटिंग है 15 फरवरी को हो रही थी 3 बजे, लास्ट से लास्ट प्रॉक्सी फॉर्म कब तक सबमिट हो सकता है? 13 फरवरी को 3 बजे से पहले तक आप सबमिट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, 48 घंटे पहले। तो अपन ने क्वेश्चन किया, एक प्रॉक्सी फॉर्म हमने 11 तारीख को जमा किया, फिर हमने 12 को एक और कर दिया उसकी जगह पे, कौन सा वैलिड? लेटेस्ट वाला, 12 वाला वैलिड है। फिर हमने 14 को एक और कर दिया, लेटेस्ट वाला। सर ये काम नहीं आएगा, क्योंकि एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर होना चाहिए। ये रूल आप लोग ध्यान रखोगे। देखो अच्छा एक और चीज बताओ, अगर प्रॉक्सी अपॉइंट करने के बाद मेंबर खुद पहुंच गया तो प्रॉक्सी हो जाएगा कैंसल ऑटोमेटिकली। चलिए आगे, 2 प्रॉक्सी फॉर्म अगर अलग अलग डेट पे आपने भेज दिए तो बाद वाला हमेशा वैलिड होगा, ओवरराइड कर लेगा। अगर किसी प्रॉक्सी अपॉइंट करने के बाद शेयर होल्डर की डेथ हो गई, कंपनी को अगर पता लग गया तो प्रॉक्सी के पावर रिवोक हो जाएंगे, नहीं तो चलेंगे एज इट इज। अपने को ध्यान में रखना है। क्या कंपनी मेंबर्स को प्रॉक्सीज की लिस्ट प्रोवाइड कर सकती है? क्या अगर रिक्वेस्ट करे तो प्रोवाइड करेगी, नहीं तो प्रोवाइड नहीं करेगी, पनिशेबल है, ध्यान रखना। अच्छा, मेंबर एंटाइटल टू वोट एट ए मीटिंग इज एंटाइटल टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी। सुनना भाई, क्या प्रॉक्सी फॉर्म्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं? इस पे क्वेश्चन भी है, बोलो भाई। कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग से एटलीस्ट 3 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और परमिशन कब मिलेगी? मीटिंग के 24 आवर पहले से लगा करके कंक्लूजन ऑफ मीटिंग तक। क्वेश्चन दे रखा था 28 सितंबर को कंपनी का मीटिंग है, उसी दिन मेंबर ने अप्लाई किया कि मुझे प्रॉक्सी इंस्पेक्ट करना है, नहीं मिलेगा। रूल क्या है बेटा? 3 दिन पहले तुझे अप्लाई करना था, तो मीटिंग की डेट से 24 घंटे पहले से लगा के कंक्लूजन तक तू चेक कर सकता था। ये आप इसमें ध्यान में रखोगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, बढ़िया। एक पर्सन 50 मेंबर का मैक्सिमम प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन जिनके पास 10% से ज्यादा की कैपिटल नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई कुछ? एक जना टोटल 50 लोगों का प्रॉक्सी बन के जा सकता है, लेकिन उन 50 लोगों के पास मैक्सिमम कैपिटल 10%, उससे ज्यादा नहीं। मान लो 10 जनों का प्रॉक्सी बन के गया और उन्हीं के पास 10% की कैपिटल पड़ी हुई है, तो फिर इससे ज्यादा का प्रॉक्सी वो बन के नहीं जा सकता। अच्छा, किसी अकेले मेंबर के पास ही 10% से ऊपर की कैपिटल हो गई तो सिर्फ उसी का प्रॉक्सी बन के जाएगा, फिर और किसी का नहीं जाएगा। देखो लिखा है, किसी के पास अगर पहले से ही 10% से ज्यादा है, ही शैल नॉट एट प्रॉक्सी फॉर एनी अदर शेयर होल्डर, फिर उसी के लिए जाएगा। अपने को ध्यान में रखना है। और प्रॉक्सी फॉर्म पे अपॉइंटर के साइन होते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखोगे। ये अपना एक और सेक्शन है प्रॉक्सी का, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये सारा अपना आज का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अभी जैसा आपको मैंने कहा था, वैसे टैक्स के टेस्ट की डेट्स आपके पास आ चुकी हैं। लॉ का रिवीजन कल आखिरी है, 5 दिन के हिसाब से तो आखिरी है, पर अभी बहुत कुछ बाकी है। टाइम तो मैंने 8-9 दिन का मांगा था, पर अब वो सबको लेने थे तो रिवीजन तो थोड़ा सा टाइम हो गया। मेरे ख्याल से टेक्स्ट में आप लोगों का क्या है, रिवीजन है, टेस्ट है, क्या है?